हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 23 सैटरडे को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। 3 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के हैं, एक आर्टिकल द हिंदू का है। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस के बारे में, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन की पोजीशन, इसका डेटा हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट एशिया में जो चेंज हो रहा है, जियोपॉलिटिकल चेंज, उसके कारण इम्प्लीकेशन क्या क्या हैं, इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में बात की जाएगी। और हमारा लास्ट आर्टिकल है आदि शंकराचार्य के ऊपर, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ जो है कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो। आर्टिकल शुरुआत करने से पहले वुमेन से रिलेटेड कुछ डेटा आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, और वो डेटा हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में कभी डायरेक्ट नहीं आते, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर रिजर्वेशन लोकसभा में दिया जा रहा है तो आपको डेटा पूछा जाएगा बाकी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में कि वहाँ महिलाएं कितने रिप्रेजेंटेशन हैं। इस तरीके के सवाल आपको प्रीलिम्स में तो आ ही सकते हैं, और मेंस के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने हैं और आंसर्स लिखने के लिए आपको जो ओपिनियन लिखे जाते हैं उसको जस्टिफाई करना होता है। जब आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, या तो आप कोई फैक्ट या फिर कोई डेटा यूज़ करेंगे, तो आपके लिए मेंस और प्री दोनों एस्पेक्ट के लिए जो डेटा हम डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, टेलिंग नंबर्स इंडियन एक्सप्रेस में आया है। 33% प्रॉमिस इन लोकसभा बट वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इज लो इन की पोजीशन, प्रोफेशन एंड सेक्टर्स। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि 33% जो है रिजर्वेशन की बात की गई है। अभी रिसेंटली बिल जो है पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से। कैसे पास हुआ है? स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मस्ट बी ग्रेटर देन 272। ये हमारी कंडीशन होती है स्पेशल मेजॉरिटी की। इसके थ्रू लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। प्रेसिडेंट की बस सील और साइन की ज़रूरत है, ये एक्ट बन जाएगा। एक की पॉइंट जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है, लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर आपको टर्म आता है कि पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को, तो ये गलत होगा। ये छोटे छोटे शब्दों का फेर में आप लोगों को नहीं फंसना है। केवल लोकसभा में दिया गया है, पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है। तो लोकसभा में रिजर्वेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन है और लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है। जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं सिर्फ वहीं रिजर्वेशन दिया गया है, इसको याद रखना है। नो लोकसभा, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इन छोटे छोटे चीज़ों को याद रखेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं और जो आपको इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, आपने देखा पार्लियामेंट और खटाक से राइट मार के अपना गोला भर दिया और फिर बाहर आके है ना रिग्रेट होता है। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, इन सब चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 33% रिजर्वेशन का प्रॉमिस तो कर दिए हमने लोकसभा में, मतलब लेजिस्लेचर में क्या हो गया है, अच्छा खासा अब रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा महिलाओं को। 2029 और 2034 से ये जनरल इलेक्शन में एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि 2026 तक के डिलिमिटेशन फिक्स कर दिया है और 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसी के बाद जो है डिलिमिटेशन होगा और उसी के बाद रिजर्वेशन होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि तुरंत देने की ज़रूरत है, 2024 का जो जनरल इलेक्शन है उसी वक्त। ठीक है, लेकिन 2029 और 2034 में ही अब क्या होगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा जनरल इलेक्शन में। अब दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है, पहला तो लेजिस्लेटिव हो गया, दूसरा एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या प्रपोर्शन है, क्या रिप्रेजेंटेशन है? तो अभी रिसेंटली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 14% महिलाएं हैं। टोटल 76 मेंबर हैं काउंसिल में, उसमें 11 महिलाएं इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर। इवन फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है? निर्मला सीतारमन, जो कि महिला हैं। एक और मिनिस्टर आप बता सकते हैं कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, तो ये 2 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडेड हैं। टोटल 11 महिलाएं हैं। 76 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो पोस्ट है उसमें 11 केवल महिलाएं हैं, 14% रिप्रेजेंटेशन है। अगर पिछले 20 साल की बात करें तो एवरेज 12% रहा है पूरे 70 साल का महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और पिछले 20 सालों में 12% एवरेज से भी कम रहा है। ठीक है, जो कि चिंता का विषय है। उसके बाद ये हो गया हमारा क्या, एग्जीक्यूटिव हो गया,
लेजिस्लेचर की हम बात कर चुके हैं। थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी में बहुत बुरा हाल है और ये बहुत चिंता वाली बात भी है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट है वो कोलिजियम सिस्टम से होता है और जजेस अपॉइंट जजेस वाला जो सिस्टम चला आ रहा है वो बहुत खतरनाक भी है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ों को तो बढ़ावा देता ही है, करप्शन भी। साथ में सोशल जस्टिस को भी जो है दिक्कत आ रही है। सोशल जस्टिस भी जो है नहीं हो पा रही है। जुडिशरी सबको तो बहुत बोलता है सोशल जस्टिस होना चाहिए, खूब स्पीच भी देता है, लेकिन यहाँ पर इनके डबल स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं। एक भी महिलाएं आज तक CJI नहीं बन पाई हैं, एक भी महिला। ये बहुत ही जो है, ये जो बात है ये थोड़ा चिंता वाला विषय है। क्यों? क्योंकि आज तक एक भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं बन पाई। ऐसे कैसे हो सकता है? 70 साल हो गए और सुप्रीम कोर्ट को एक भी महिला जज नहीं मिल पाई। तो ये चिंता का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट में आज तक के एक भी चीफ जस्टिस महिला नहीं रही है। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो 10% से भी कम जो है महिलाएं हैं हायर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 10%, केवल 3 महिला हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जज। और फ्यूचर में एक इसी में से एक जो है जज क्या बनने की संभावना है? CJI। हालांकि वो भी कुछ 1 या 2 महीने का टेन्योर रहेगा, तो ज़्यादा इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं कर पाएंगी, लेकिन एटलीस्ट नाम के लिए हो जाएगा कि चलो कम से कम देश में एक चीफ जस्टिस तो महिला निकली। ठीक है, तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सिर्फ 10% या फिर 32 में से 3 अभी इस वक्त महिलाएं जजेस हैं, बाकी 29 पुरुष हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा महिलाएं हैं। कुछ हाई कोर्ट्स में 33% तक है, कुछ में 9%, जैसे कि मध्य प्रदेश। तो टोटल ओवरऑल अगर बात करें तो 0 से 33% तक महिलाएं कहाँ पर हैं? हाई कोर्ट में। और ये थोड़ा बेहतर स्थिति है जुडिशरी में। हाई कोर्ट की बात करें, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस में देखें तो केवल 8% जो है पुलिस पर्सनल जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए है, और यहाँ पर भी बहुत कम है। टॉप लेवल पे तो और भी कम है, और बाकी जो फोर्सेस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कम है। मैनेजेरियल पोजीशन की बात करें तो 5 में से सिर्फ 1 महिला जो है टॉप मैनेजर वाली पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। कुछ स्टेट है जहाँ पर स्टेट वाइज दिया हुआ है जहाँ पर 30% से ज़्यादा है, और साउथ के स्टेट दिखेंगे आपको। ये इसलिए साउथ के क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एजुकेशन लेवल बेहतर है, महिलाओं का एजुकेशन ज़्यादा दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो डेटा है वो बेहतर है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन UPSC की कौन थी? रोज़ मिलियन मैथ्यू खरबूली। ठीक है, तो वुमेन, एटलीस्ट वुमेन जो है चेयरमैन रह चुकी है UPSC में, UPSC की ये बेहतर बात है। ओनली फीमेल CEC कौन रह चुकी है? VS रामा देवी। कितने दिन के लिए रही थी? बहुत हार्डली 15-16 दिन के लिए जो है ये रही थी, 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 के बीच में। लेकिन एटलीस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहाँ पर भी महिलाएं जो हैं, क्या है, महिला चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट की जा चुकी है, जिनका नाम है VS रामा देवी। ये आपको प्रीलिम्स में ऐसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट भी, और ऐसे भी आ सकता है कि अभी तक के कोई भी महिला जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए ही सही VS रामा देवी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस महिला नहीं रही है। इवन कैग में भी कोई महिला जो है अभी तक CAG की पद पर नहीं आई है। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई। तो हमने सारी जगह की बात कर ली। ठीक है, कहाँ? लेजिस्लेचर की, जहाँ 33% ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में अभी भी बहुत अबेसमली लो, 14%। उसके बाद जुडिशरी में तो चीफ जस्टिस एक भी नहीं है, और केवल 3 महिलाएं हैं 32 में से, और बात करें तो परसेंटेज 10 से भी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में UPSC में है महिला रह चुकी है चेयरमैन, और CEC में भी महिला चेयरमैन रह चुकी है। लेकिन बाकी पोस्ट में अगर हम बात करें, जैसे कि कैग में, तो कोई महिला नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट में CJI नहीं बन पाई है। ये आप लोगों के लिए की डेटा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं, साथ ही आपके प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है इन विथ द वर्ल्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हॉट टॉपिक है। प्रीलिम्स की बात करें तो आपको ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 प्रीलिम्स के लिए। तो बेसिकली इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या बेनिफिट हैं।
रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आए हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। JP Morgan हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड इंडिया इन इट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। द इंक्लूजन to commence from 28 June 2024 and will extend over 10 months with 1% increment on the index weighing as the country is expected to reach the maximum weighing of 10% as per JP Morgan। टोटल एलिजिबल अगर नोशनल वैल्यू की बात करें तो कितनी है, 330 बिलियन। और इसी के साथ इंडिया में जो इनफ्लोज होगा डॉलर का वो कितना हो सकता है, 45 से 50 बिलियन के आसपास अगले 12 से 15 महीने में। वंस इंडिया इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ की ग्लोबल इंडेक्सेस। ठीक, तो क्या हुआ है, JP मॉर्गन जो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का बैंक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो US का और इवन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है, उसका एक ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स होता है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। उसमें इंडिया को जगह मिल गई है। इंडिया के जो गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं, सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड को, ये याद रखें, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड हैं GSEC, जो गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है, उसको क्या हो जगह मिल गई है, जो JP मॉर्गन का ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है वहाँ पर उसको जगह मिल गई है। और ये इंडिया के लिए बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ की टर्म समझ लेते हैं। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या होता है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, तो सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बेसिकली एक सिक्योरिटी है। ठीक है, जो भी हमारे कंपनी वाले हैं या फिर गवर्नमेंट है, उनको पैसा अगर रेस करना है तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट या डेट इंस्ट्रूमेंट, आप इसको ख़रीद लो, आपको 1 साल बाद मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। मान लो कि 100 रुपये का आपने बॉन्ड लिया और आपको वो बॉन्ड जो है 1 साल बाद 110 रुपये गवर्नमेंट देगी या फिर कोई भी कॉरपोरेट कंपनी देगी। और अगर कॉरपोरेट कंपनी बड़ी है तो आपको भरोसा रहेगा, गवर्नमेंट है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री लेंगे क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं है। वो आपको 1 साल बाद आप उनको 100 रुपये दो, 110 रुपये देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मनी रेस करते हैं। तो गवर्नमेंट रेस करती है मनी, बिजनेस रेस कर सकते हैं, कॉरपोरेट है तो कॉरपोरेट रेस कर सकते हैं। तो अगर कॉरपोरेट इशू कर रहा है बॉन्ड तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड कहलाते हैं। अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है बॉन्ड तो उसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है, GSEC कहा जाता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू कर रही है, बॉन्ड की हमेशा मैच्योरिटी माना जाता है कि 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर 1 साल से कम है और गवर्नमेंट कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है तो उसे हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। अगर मैच्योरिटी 364 डेज़ है या 364 डेज से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेजरी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, JP मॉर्गन का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है जिसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, 1 साल से ज़्यादा, जिसे GSEC कहा जाता है, उसको जगह मिल गई है। इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स की मैं एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ आपको। इंडेक्स क्या है, जैसे कि सेंसेक्स है। सेंसेक्स में मान लो 30 कंपनियाँ हैं, टॉप 30 कंपनी है सेंसेक्स में। अब हमने 30 जो कंपनी है उसके खुद के शेयर की वैल्यू होगी, कुछ प्राइस होगा, किसी का शेयर बढ़ेगा तो किसी का कम होगा। हमने सारी जो कंपनी है उसको एक वेट दे दिया। ठीक है, मान लो कि 100 कंपनी में 100 कंपनी को 1-1% का वेट दे दिया और मैंने सारी 100 कंपनी के शेयर को क्या कर दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। अब कुछ कंपनीज़ होगी जिसके शेयर प्राइसेस वैल्यू बढ़ेगी और कुछ की कम होगी, और ओवरऑल जो है हमारा इंडेक्स या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। जैसे सेंसेक्स 40,000 पहुँच गया है, शुरुआत में कितना था, 100 रुपये इसकी शुरुआत की, 1000 रुपये इस तरीके का बेस प्राइस था। ठीक है, और उसके बाद अब ये 40,000, 50,000 इस तरीके से पहुंच चुका है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये इंडेक्स क्या बता रहा है कि जो कंपनीज़ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, जो इसमें कंपनी है और इसके जो शेयर प्राइसेस की वैल्यू है वो बढ़ रही है। इंडेक्स बनाते क्यों हैं, इंडेक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करो तो डर होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं टॉप कंपनीज़ को एक जगह उसके सारे शेयर को रख के उसको बेचूँ तो कुछ कंपनी के हो सकता है शेयर कम हो, लेकिन कुछ कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, तो ओवरऑल इंडेक्स जो है आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आपकी जो रिस्क होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए जनरली लोग इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करना प्रिफर करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, S&P हो गया, इस तरीके के अलग अलग इंडेक्स होते हैं। उसी तरीके से ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स भी है जो कि सिर्फ 3
बड़े बैंकों के द्वारा इशू किया जाता है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में क्या होता है, इसमें पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने जो बॉन्ड इशू करती है उसका एक इंडेक्स बनाया गया है। उसका इंडेक्स बनाया गया है मतलब यहाँ इंडिया को इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंक्लूड किया है। इसका मतलब इंडिया के साथ ब्राज़ील होगा, चाइना होगा, चाइना को बाहर कर देते हैं, ब्राज़ील होगा, साउथ अफ्रीका होगा। तो ये सारी कंट्रीज़ को क्या है, यहाँ पर जगह दी गई है इनके बॉन्ड्स को ही, ठीक है। और इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसको भी जगह मिल गई। अब इंडिया के बॉन्ड को एक्सपोजर मिल गया बाहर दुनिया में, और इस बॉन्ड की वैल्यू ऊपर जा रही है या कम हो रही है, ये बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस जो है पूरा दुनिया देखेगा। और यहाँ पर लोग अगर इसकी वैल्यू बहुत ऊपर जाएगी तो पूरी दुनिया वाले क्या करेंगे, ख़रीदना चालू कर देंगे। और इंडिया का जो बॉन्ड है, पहले सिर्फ इंडिया में इंडिया के लोग खरीद रहे थे जो कि रुपी में था, और अब जो है यही रुपी वाला बॉन्ड पूरे दुनिया के लोग खरीदेंगे अगर इंडेक्स में गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे वो बाद में बात करते हैं। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो इंडिया का गवर्नमेंट का बॉन्ड होगा वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है सारे बॉन्ड के साथ कंपैरिजन किया जा सकेगा, और आसानी से पूरे दुनिया के इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें देख सकेंगे। तो फर्स्ट टाइम इंडिया का जो बॉन्ड है उसे कहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। ऐसे सिर्फ 3 ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स हैं। एक जेपी मॉर्गन का है। जेपी मॉर्गन बेसिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है, यूएस का भी और वर्ल्ड का भी, मार्केट कैपिटलाइजेशन में हाईएस्ट है। इसके अलावा 2 अदर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स हैं, एक है एफटीएसई ईएम इंडेक्स और दूसरा है ब्लूमबर्ग बार्कलेस ईएम बॉन्ड इंडेक्स। इंडिया इन दोनों में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि इसकी जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा टफ है। सिर्फ इंडिया को काय में इंक्लूड किया गया है, जेपी मॉर्गन के जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें। लगभग जो है लोग कह रहे हैं 40 से 45 बिलियन जो है इंडिया में इनफ्लो ऑफ डॉलर होने वाला है। इसका मतलब जो बॉन्ड है वो पूरे दुनिया के लोग खरीदेंगे इंडिया के G-Sec बॉन्ड को, और इंडिया को डॉलर्स मिलेंगे आने वाले 10 से 12 महीने के बीच में। इन सब से क्या होगा उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर करेगी, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इंडिया की उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इंडिया की इकोनॉमी अच्छा बिहेव करेगी तभी जो है लोग इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में आना ही सफिशिएंट नहीं है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी का अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा परफॉर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपको ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स समझ में आ गया होगा। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं, तो आधी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट है रिड्यूस प्रेशर ऑन कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को ही जो है गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने पड़ते थे। गवर्नमेंट बॉन्ड क्यों इसी करती है, ताकि गवर्नमेंट जो है मनी रेस कर सके। मनी रेस क्यों करती है, ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है, या फिर रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट कर सके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जनरली उसके लिए हम बोरो करते हैं। तो सरकार क्या करती है, पैसा रेस करती है, और पैसा कहाँ से रेस करेगी, अंदर से रेस करेगी, इंटरनली मतलब कंट्री के अंदर से। और जनरली जो बैंक होते हैं उनको गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना पड़ता है। गवर्नमेंट बॉन्ड जब ये खरीदते हैं तो ये पैसा देते हैं, ये पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार उस पैसे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट में खर्चा करती है। अब क्या हो गया है कि कमर्शियल बैंक को जो प्रेशर है एब्जॉर्व करने का गवर्नमेंट बॉन्ड का वो ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ फ्री हो जाएगा। ये जो बॉन्ड खरीदते थे वो पैसा अब नहीं खरीदेंगे, कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा लैंडिंग के लिए। तो लैंडिंग के लिए जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो लैंडिंग अगर ज़्यादा होगी तो बेसिकली जो डिमांड है इकोनॉमी में वो बढ़ेगी और ग्रोथ साइकिल शुरू हो जाएगी। तो सरकार को अब पैसा बाहर से भी मिल रहा है और अंदर से भी बैंक जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, तो ओवरऑल जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा, सर्ज इन अ पैसिव इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, जनरली इंडेक्स फंड 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब आपके डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है, G-Sec को मैं डायरेक्ट खरीदूं, और दूसरा एक इंडेक्स खरीदूं जिसमें इंडिया का भी क्या हो, बॉन्ड हो, ठीक है। G-Sec एक बॉन्ड हो, उसमें और कई सारे बॉन्ड हो, साउथ अफ्रीका का भी, तो पूरा पैकेज खरीदते हैं तो उसको हम पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदें तो उसे एक्टिव इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो इंडिया में जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, पैसिव फंड बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ
अगर पैसिव फंड बढ़ेगा तो लोगों का एक्टिव इन्फ्लोज भी बढ़ेंगे, एक्टिव फंड भी बढ़ेगा। मतलब एक्टिवली गवर्नमेंट के जीसेक बॉन्ड को भी खरीदा जाएगा। जब मान लो कि इंडेक्स की बात करेंगे, इंडेक्स में मान लो 10 कंट्री के बॉन्ड हैं और इंडिया का बॉन्ड बहुत ऊपर जा रहा है, किसी का बॉन्ड नीचे चला गया, तो मॉडरेट जो है इसके इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो लोगों को लगेगा डायरेक्ट इंडिया का बॉन्ड खरीद लेता हूँ ना, तो आसानी हो जाएगी। इंडिया का डायरेक्ट बॉन्ड ले लूँगा तो बहुत पैसा कमाऊँगा, तो हमारे यहाँ जो है एक्टिव इन्वेस्टर्स भी बढ़ जाएंगे। तो जब पैसिव इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, पैसिव इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ एक्टिव इन्वेस्टर्स भी बढ़ते हैं और इंडिया में बेसिकली जो फॉरेन फंड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। शुरुआत में लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 40 से 45 बिलियन डॉलर तक अगले एक साल में इंडिया में क्या आने वाले हैं, डॉलर्स आने वाले। अगर आप FDI की बात करें तो कंपरेबल है, 70 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर FDI आया है 2022 में, और 40 केवल एक साल में बॉन्ड के वजह से इंडिया में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हॉट मनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस इन इंडिया रूपी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, ये सब चीज़ों को सपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो इंडिया के हैं वो काय में हैं, इंडियन रूपी में हैं, तो जो रिस्क रहेगी वो इन्वेस्टर की रहेगी। इसका मतलब अगर बाहर वाला खरीद रहा है और डेप्रिसिएशन होता है तो रिस्क किसको उठानी पड़ेगी? जो इन्वेस्टर होगा उसको। जो बोरोअर है उसको कोई रिस्क नहीं होगी, क्योंकि जो रुपी है वो जो बेसिकली बॉन्ड इशू किया जा रहा है वो लोकल करेंसी में किया जा रहा है। इसका मतलब जो भी रिस्क उठाएगा वो इन्वेस्टर उठाएगा। और इंडिया अगर बॉन्ड में लोग खर्चा बढ़ाएंगे, मतलब लोग खरीदेंगे, इसका मतलब जो रुपी है उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है लोगों का कि इंडिया का जो रुपी है वो डेप्रिशिएट नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा लंबे समय तक, ये दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। उसके बाद एक्सचेंज रेट की बात करें तो वो भी स्टेबल होगा, क्योंकि फॉरेन कैपिटल आएगी तो एप्रिसिएशन होगा, और जो मार्केट है वो एक्सचेंज रेट वो बेसिकली स्टेबल रहेगा। साथ साथ गवर्नमेंट और इंडियन कंपनी को जो लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा? जब बॉन्ड इशू होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, और इसको जो है ख़रीदने वाले ज़्यादा नहीं रहेंगे, इसकी डिमांड अगर ज़्यादा नहीं रहेगी तो बॉन्ड प्राइसेस बहुत हाई रहेंगे। ठीक है, और बॉन्ड प्राइसेस अगर हाई होते हैं, बॉन्ड प्राइसेस बहुत लो रहेंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की डिमांड कम है तो बॉन्ड के प्राइसेस लो होंगे, और बॉन्ड प्राइसेस अगर लो हैं तो बॉन्ड यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड यील्ड हाई होगी। ठीक, और अगर बॉन्ड यील्ड हाई होगी तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत हाई पड़ेगी। समझ में आया क्या? लेकिन अब गवर्नमेंट के बॉन्ड जो है पूरे दुनिया में बेचे जा रहे हैं इस ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के थ्रू, और पूरी दुनिया में बेचे जाएंगे तो डिमांड बहुत हाई होगी। ठीक, मान लीजिए शुरुआत में गवर्नमेंट ने इशू की 90 रुपये का बॉन्ड बेच रही थी जब शुरुआत की, और टोटल फेस वैल्यू में उसे 100 रुपये मिलना था। मतलब आप जब खरीदे 90 रुपये का बॉन्ड तो आपको एक साल में 10 रुपये मिलने वाले थे। ठीक, आपने क्या किए, थोड़े बहुत बॉन्ड खरीद लिए, लेकिन जैसे ही इसे ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स मतलब पूरी दुनिया में क्या किया गया, इंडिया में इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही। इंडिया में इसकी वैल्यू जो है हार्डली कितनी हो पा रही थी, 95 तक जा रही थी। लेकिन अब जो है इसकी डिमांड अगर बहुत बढ़ जाए तो इसकी वैल्यू 98 तक चली जाएगी, और सरकार को सिर्फ 2 रुपये इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा इस बॉन्ड में। इसका मतलब इसमें जो यील्ड है वो सिर्फ 2 रुपये रह जाएगी। शुरू में 10 रुपये थी, बाद में कितनी हो गई, 2 रुपये। तो यील्ड हो रही है कम, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और यील्ड प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रही है। ये हमेशा याद रखना है आपको। बॉन्ड प्राइसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रखना है, ये फैक्ट है, आपको मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो डिमांड बढ़ने के कारण बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, और बॉन्ड प्राइसेस बढ़ने के कारण यील्ड कम होगी, और सरकार को जो देना पड़ेगा इंटरेस्ट, यहाँ पर सिर्फ 2 ही रुपये देना पड़ रहा था, तो इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी। उसे बोरो करने में केवल 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक साल में एक बॉन्ड का। समझ में आए? शुरुआत में इंडिया में सिर्फ कर रहे थे तो 10 रुपये देना पड़ रहा था, लेकिन अब क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग खरीद सकते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो यील्ड कम होगी, यील्ड कम होगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत कम हो जाएगी, और इंडिया को आसानी से, साथ में इंडिया को और इंडिया की कंपनी को
दोनों को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम पड़ेगी, बोरोइंग कॉस्ट कम पड़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। ये बेसिकली फ़ायदा होगा, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो जाएगा और इंडिया के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी बेनिफिट होगा क्योंकि फॉरेक्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा। साथ साथ इंडिया के जो मार्केट है, इंडिया को गुडविल भी मिलेगी, फॉरेन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन रहेगा और इंडिया को एडिशनल फंड मिलेंगे जिससे वो अपनी जीडीपी बढ़ा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसके बेनिफिट्स होंगे। इश्यूज़ की बात करते हैं तो इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू था टैक्सेशन इशू। 2013 में फर्स्ट टाइम बात की गई थी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया को इंक्लूड करने की, लेकिन जो कैपिटल गेन होगा फॉरेनर्स को वो कितना होगा, उस पर टैक्स कितना लगेगा, इसका सबसे बड़ा इशू था। इंडिया ने क्लियर कट मना कर दिया था कि हम डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे और दोनों को सेम टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्सेशन इश्यूज़ अभी भी हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब अगर मान लो एक्सटर्नल कोई भी चीज़ होती है, अगर मान लीजिए कि टेपर टेंट्रम जैसा इशू हो जाता है और ये हॉट मनी है, मतलब कभी भी इन्वेस्टर जो है ये मनी उठा के वापस लेके जा सकते हैं और डेप्रिसिएशन होना शुरू हुआ, पैनिक होना शुरू हुआ, तो फिर पूरा का पूरा पैसा जो है बाहर चला जाएगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हालांकि ये सेफ़ है, रिस्क फ्री है क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट जनरली डिफ़ॉल्ट नहीं करती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत सारी गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट भी कर जाती है, पाकिस्तान, श्रीलंका, अर्जेंटीना, ऐसी कई सारी गवर्नमेंट है जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी हो सकती है और इसलिए रिस्क बहुत बढ़ जाती है। उसके कारण पैनिक मच जाता है, पैनिक मचने से डेप्रिसिएशन और तेज़ी से होगा और डेप्रिसिएशन होगा तो टेपर टेंट्रम वाला 2013 का जो एपिसोड है वो रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ज़्यादा इंडिया जो है वर्ल्ड इकोनॉमी से क्या हो गया है, मर्ज हो गया है, इंक्लूड हो गया है। इसका मतलब अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आएंगे इकोनॉमी में वर्ल्ड की, तो इंडिया को उसके इम्पैक्ट अब बहुत ज़्यादा लगेंगे। 2008 का रिसेशन इंडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था क्योंकि इंडिया जो है इतना इंटीग्रेटेड नहीं था, अब इंडिया और इंटीग्रेटेड हो चुका है। उसके साथ साथ इंडिया को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका मतलब लो इन्फ्लेशन मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो ये पैनिक मचेगा। लो इन्फ्लेशन मेंटेन करने के लिए इंडिया को इंटरेस्ट रेट हाई रखना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है कम रहेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो बैंक वाली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। समझ में आया क्या? और उसके कारण हमारा ग्रोथ पे भी जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। लास्ट है कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी। इंडिया को जो कैपिटल कंट्रोल अभी तक के लगा रहे थे वो अगर नहीं कम करते हैं तो ये जो जनरली जो इन्वेस्टर्स हैं इसका फ़ायदा इंडिया को नहीं होगा। जो कैपिटल कंट्रोल है उसको कम करना पड़ेगा और इंडिया को आने वाले समय में 100% कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी देनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं एक्स्ट्रा नहीं समझा सकता क्योंकि अपने आप में 1 घंटे वाला टॉपिक है, अलग से बताना पड़ेगा। और लास्ट है इंडिया को जो है डेट क्लियर करने के लिए, सेटल करने के लिए एक अलग से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जैसे कि यूरो क्लियर है। यूरो क्लियर एक कंपनी है जो कि जितने भी एक तरीके से डिपॉजिटरी है और जितने भी बॉन्ड हैं उन सबको क्लियर करती है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। इस तरीके से एक इंडिया को भी बनाने की ज़रूरत है, इस तरीके से सेटल और क्लियर करने की ज़रूरत है आने वाले समय में, अगर इंडिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का बेनिफिट लेना है तो, और बाकी जो इंडेक्सेस हैं उसमें भी इंक्लूड होना है। तो होपफुली आपको ये सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, सारे इंप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे, बॉन्ड प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट और किस तरीके से इंडिया को फ़ायदा होगा ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड द ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट इन वेस्ट एशिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। आपको पूछा जा सकता है वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए। इस तरह का मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। प्री में आपको क्वेश्चन आने की संभावना इससे कम है। क्या है बेसिकली आर्टिकल, उसके बाद बारे में बात करेंगे। तो अभी हम रिसेंटली कुछ चेंजेस देखें तो इंडिया के जो वेस्ट एशिया है उससे एंगेजमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका कारण क्या है, यूनाइटेड स्टेट का इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही बेसिकली इस आर्टिकल में बात की गई है। अगर आप एविडेंस की बात करें तो I2U2 एक एविडेंस है कि इंडिया का जो स्टेक है वेस्ट एशिया में, एंगेजमेंट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और भी सारी चीज़ों की बात करेंगे तो वेस्ट एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अभी रिसेंटली देखें तो जो यूएस का रोल है वो भी बहुत बदल चुका है। यूएस का रोल कोल्ड वॉर एरा में या फिर सुपर पावर जब वो अकेला था यूनिपोलर एरा में बहुत अलग था। बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हुआ करता था, प्रायोरिटी लिस्ट में वेस्ट एशिया हुआ करता था यूएस की। और उसी का एकमात्र रीज़न है कि इस एरिया में या इस पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यूएस क्या करता था, एनर्जी और ऑयल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए
बेसिकली यहाँ पर जो भी रिजीम होती थी उसको बदल कर प्रो यूएस रिजीम सेट कर देता था, जैसे इराक हो गया। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के देख लेते हैं, वहाँ पर अभी जो है सिविल वॉर चल रही थी, अभी तालिबान का रूल आ गया है। इराक में सिविल वॉर चल रही है, सीरिया में सिविल वॉर चल रही है। तो सबसे अनस्टेबल रीजन कौन सा है? वेस्ट एशिया। और सबसे बड़ा कारण क्या है? यूएस का इंटरवेंशन। अभी जो रिसेंटली चेंजेस आए हैं यूएस की पॉलिसी में वो क्या है? इस रीजन को यूएस ने डी प्रायोरिटाइज कर दिया है, वेस्ट एशिया रीजन को। उसका मेन कारण क्या है? एक तो यूएस में शैल गैस रिजर्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब एनर्जी सिक्योरिटी की उनको इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है। साथ में क्लीन एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो ईवी और जो भी क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड तरीके हैं उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है यूएस। तो एनर्जी सिक्योरिटी वाला मुद्दा ख़त्म हो गया और यूएस का इंटरेस्ट भी इस एरिया से ख़त्म हो गया। डी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वेस्ट एशिया, ये पहला पॉइंट है इस आर्टिकल का। इसका रीज़न क्या है? एक तो अब ज़्यादा फोकस कहाँ पर है? इंडो पैसिफिक में। उसका कारण क्या है? चाइना का राइज। साथ में ईस्ट यूरोप पे भी फोकस है। उसका कारण क्या है? यूक्रेन का और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है, रशिया का जो राइज है, असर्टिवनेस है, वो बहुत बड़ा रीज़न है। नाटो का एक्सपांशन। तो ईस्ट यूरोप में फोकस हो गया है, चाइना के राइज में फोकस हो गया है, इंडो पैसिफिक में फोकस हो गया है, इसलिए डी प्रायोरिटाइज कर दिया गया है वेस्ट एशिया रीजन को। हालांकि पूरी तरीके से अपने आप को विड्रॉ नहीं किया गया है यूएस के द्वारा, क्योंकि ये रीजन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए तो है ही, साथ में उसके बहुत पुराने रिलेशन रहे हैं सऊदी अरेबिया से, इज़राइल से। और इज़राइल में जो जूस हैं वहाँ पर यूएस में लोकल इलेक्शन में उनका बहुत बड़ा जो है क्या रहता है? डायस्पोरा बहुत बड़ा है जूस का, और वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए इज़राइल का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड स्टेट के लिए, वहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए। इसलिए प्रेसिडेंट की जो पॉलिसीज़ होती है वो इज़राइल की पॉलिसी क्या है उस पर डिपेंड करता है, उनको वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जूस के, ठीक है। तो इसलिए अभी भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो जो दूसरी पॉलिसी है, जो सेकंड जो अप्रोच है वो क्या है? रिकॉन्सिलिएशन अप्रोच है वेस्ट एशिया में। बेसिकली यूएस क्या कर रहा है? वहाँ पर रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी राइवलरी चल रही है, जैसे कि सेक्टेरियन लेवल की राइवलरी है। दो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस वाली कंट्रीज़ हैं, ईरान और सऊदी। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में राइवलरी चल रही है, एक शिया है एक सुन्नी है, इसलिए राइवलरी है। और सारी जो है राइवलरी इसी सेक्टेरियन लेवल पर है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे अगर शिया लोग की क्या है रिजीम, तो वहाँ पर सऊदी क्या करता है? सुन्नी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, और जो सुन्नी है वहाँ पर उनको मदद करेगा कि सरकार को गिरा दिया जाए। इस तरीके से बहुत सारी जगह ये सारी चीज़ें चल रही है। यमन हो गया, जहाँ पर हाउदीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के कारण अनस्टेबिलिटी बहुत थी। अब लेकिन जो है क्या किया जा रहा है यूएस के द्वारा? सारी कंट्रीज़ के बीच में दोबारा से मेल मिलाप कराया जा रहा है। अब्राहम अकॉर्ड हुआ, जिसमें इज़राइल और अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशन को क्या किएगा? इस्टेब्लिश। इज़राइल और अरब के रिलेशन क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि जो इज़राइल है वो पैलेस्टीन में कब्ज़ा करते जा रहा था और सारी अरब कंट्रीज़ इसके खिलाफ थी। अब धीरे धीरे डिप्लोमेटिक रिलेशन बन गए हैं। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में कल ही डिस्कशन किया है। नेक्स्ट हमारा है इजराइल सऊदी एग्रीमेंट। अभी जो है ये एग्रीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। तो अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है पीस के लिए, वेस्टर्न एशिया की स्टेबिलिटी के लिए। और ये अप्रोच किसकी है? यूएस की है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब यूएस क्या कर रहा है, यहाँ पर डी प्रायोरिटाइज कर रहा है, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और साइड जो चाइना है वो उस वैक्यूम को भर रहा है। रिसेंटली ईरान और सऊदी की जो डील हुई है उसे किसने ब्रोकर किया है? चाइना ने। तो इसके लिए यूएस क्या कर रहा है? यूएस बेसिकली इंडिया की जो एंट्री है इस रीजन में उसको सपोर्ट कर रहा है। यूएस सपोर्ट इंडिया टू बिकम मेजर पावर इन वेस्ट एशिया। तो जियो पॉलिटिक्स बेसिकली इंडिया को क्या कर रही है? फोर्स कर रही है वेस्ट एशिया में अपने रिलेशन एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। इंडिया के लिए वेस्ट एशिया वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया को। 80% क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है और सऊदी के जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी बहुत हाई हो रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पज़ से और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रीज़न से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एविडेंस क्या है? रिसेंटली यूएस के द्वारा एक इंडिया यूरोप कॉरिडोर बनाया गया जो कि मिडिल ईस्ट एशिया से होके गुजर रहा है। दूसरा ITU-2 ग्रुपिंग की बात कर ली जाए तो UAE, इजराइल, इंडिया और यूएस, ये चारों कंट्री की मिनीलैटरल बनाई गई है। मिनीलैटरल क्या होता है?
जब आप छोटी छोटी कंट्रीज़ एक पर्टिकुलर गोल परस्यू करने के लिए ग्रुपिंग बना लेती है उसको बोलते हैं मिनी लैटरल, और इसी को बोलते हैं मिनी लैटरलिज्म। ठीक है, एक होता है मल्टीलैटरलिज्म और दूसरा होता है मिनी लैटरलिज्म, और ये फ्यूचर है ऐसा जयशंकर जी ने कहा था। इसके बारे में अलग दिन डिस्कस करेंगे। तो मिनी लैटरलिज्म क्या करा जा रहा है, ग्रुपिंग बनाई जा रही है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, जो काउंटर है, चाइना का प्रेजेंस है, उसको काउंटर किया जा सके। ये कौन कर रहा है, यूएस। इंडिया को जो है ये बेसिकली इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। किससे, काउंटर करने से, है ना, जो इनके गेम चल रहे हैं उससे दूर होने की ज़रूरत है, जियो पॉलिटिक्स से। लेकिन इंडिया को जो एंगेजमेंट है वेस्ट एशिया में वो बढ़ाने की ज़रूरत है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी इंडिया का जो इस एरिया में जो है क्या है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा चुका है, मतलब बन रहा है इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि रशिया को कनेक्ट करता है ईरान के थ्रू। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हो जाएगा तो इंडिया की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। और इंडिया को बेसिकली काय पे फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पर अपना एंगेजमेंट और प्रेजेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, चाइना की चिंता करे बिना। चाइना को काउंटर करने पर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। इंडिया का इस रीजन पे क्या करने की, फोकस करने की ज़रूरत है, वेस्ट एशिया में एंगेजमेंट बढ़ाने की, एनर्जी सिक्योरिटी और जो जियो पॉलिटिक्स में बदलाव हुए हैं उसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, विदाउट अपसेटिंग इट्स ट्रेडिशनल बैलेंस। समझ में आया क्या? ये आर्टिकल बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, उससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक, लास्ट आर्टिकल है 108 फुट स्टैच्यू ऑफ शंकरा लुकिंग एट नर्मदा। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और GS1 के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आदि शंकराचार्य के कंट्रीब्यूशन को एनलिस्ट कीजिए, स्पेशली फॉर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म। 8वीं-9वीं सेंचुरी में इनका जो रोल था हिंदुइज़्म को रिवाइवल करने का वो बहुत अतुलनीय था, और इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है मेंस में। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये मेंस में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखें तो प्रीलिम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा बनाई हुई थ्योरी, बेसिकली इनके द्वारा फैलाई हुई थ्योरी जो कि अद्वैत वेदांता के ऊपर है, वो थ्योरी आपको पूछी जा सकती है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना है। शुरू करते हैं आर्टिकल क्या है, तो रिसेंटली जो मध्य प्रदेश है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा 108 फुट लंबी एक स्टैचू उसको अनवील किया गया है, जो कि एक बच्चे का स्टैचू है, आदि शंकराचार्य उनके बालपन का स्टैचू है। जब वो 12 साल के थे तो उसको दर्शाने की कोशिश की गई है इस स्टैचू के द्वारा। इसका नाम क्या है, वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस इसका नाम दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका नाम है, आप बता सकते हैं? कहाँ पर बनाया गया है? वो भी नर्मदा रिवर है, अगर आपको याद हो तो, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया था वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये स्टैच्यू ऑफ वननेस है। ये कहाँ बनाया गया है? ओमकारेश्वर, जो कि एक जगह है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट। किस नदी पे है ओमकारेश्वर आइलैंड? ओमकारेश्वर आइलैंड बेसिकली नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर ये 12 साल के बच्चे का, आदि शंकराचार्य का 12 साल वाला रूप क्यों दर्शाया गया है स्टैचू के द्वारा? तो बेसिकली ये इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि वो अपने छोटी सी उम्र में जो है कहाँ चले गए थे शिक्षा प्राप्त करने? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में उनके जो गुरु थे गोविंद भगवत पदा, उनके पास जाकर उन्होंने अपनी सारी शिक्षा ली और उसी के बाद वो अद्वैत वेदांता के प्रोपोनेंट बने। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और इसी के कारण ये स्टैच्यू जो है ओमकारेश्वर में अनवील किया गया है। अब सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि नर्मदा नदी के बारे में। सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, कौन सी? नर्मदा। रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है। आजू बाजू कौन से माउंटेन हैं? एक तरफ सतपुड़ा है तो दूसरी तरफ विंध्याचल है। उसके बीच में जो रिफ्ट वैली है, यहाँ से कौन सी नदी जाती है? नर्मदा। नर्मदा अगर बात करें तो 1077 किलोमीटर जो है बेसिकली कहाँ फ़्लो होती है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब से होके गुजरती है और कहाँ पर? गल्फ़ ऑफ खंबात में जो है जाके मिल जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सबसे बड़ी। लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम रीवा भी है, रेवा।
रेवा कहा जाता है, रेवा, इसको याद रखने की ज़रूरत है। बेसिकली नर्मदा के बारे में हम और थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, जैसे कि नर्मदा का ओरिजिन की बात कर लेते हैं। कहाँ पर हुआ है? अमरकंटक प्लेट्यू में, ये आपको पता होना चाहिए। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में है, बघेलखंड रीजन में। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक में इसका ओरिजिन होता है। और उसके बाद ये बहुत सारे वाटरफॉल्स भी बनाते हैं, जैसे कि भेड़ाघाट का वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल बहुत फेमस है जो कि नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। इसके साथ साथ कपिल धारा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गांधी सागर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, महेश्वर डैम। ये सारे के सारे कहाँ, गांधी सागर चंबल रिवर में है, इसमें इंदिरा सागर है, उसके साथ सरदार सरोवर है, महेश्वर डैम है, और कई सारे ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है नर्मदा रिवर में है। ठीक है, तो नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में। इंदिरा सागर कहाँ पर है? खंडवा में, ओमकारेश्वर महेश्वर में ही है। और महेश्वर का अलग डैम है, महेश्वर भी बेसिकली खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत थी नर्मदा के बारे में। अब बात करते हैं आदि शंकरा और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। आदि शंकराचार्य की बात करें तो उनका जन्म कोची के पास कालाडी में हुआ था, जो कि केरला में एक छोटा सा जगह है। 788 एडी में उनका जन्म हुआ था। लगभग 8th सेंचुरी, आपको याद रहेगा 8th सेंचुरी, आप जो है मेंस में अगर आता है तो लिखिएगा। और समाधि उनने 33 साल की उम्र में ले ली थी। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे और उनके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता, जिसे अद्वैत वेदांता भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा दी गई थी, उन्हीं के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी। उन्होंने कई सारी कमेंट्रीज़ लिखी, किस किस किताबों के ऊपर? उपनिषद के ऊपर, ब्रह्म सूत्र के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। और जितनी भी उन्होंने कमेंट्री लिखी वो किस लैंग्वेज में थी? संस्कृत में थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये की है, संस्कृत का भी रिवाइवल उनके द्वारा किया गया था। उनके मेजर वर्क की बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट था ब्रह्म सूत्र भाष्य। ये जो है कमेंट्री ब्रह्म सूत्र के ऊपर थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन है, वर्क है, वो है ब्रज गोविंदम। थर्ड है निर्वाण शतकम, और चौथा है पराकरण ग्रंथ। ये चारों कंट्रीब्यूशन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रटना पड़ेगा। उसके साथ साथ हिंदुइज़्म के रिवाइवल में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उस समय बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी थी वो पीक पर चल रही थी। उन्होंने सारे फिलोसोफर को चैलेंज किया जो कि समकालीन फिलोसोफर थे, और काफ़ी डिबेट भी हुआ करती थी, लेकिन हर बार जो है उस डिबेट में विजय कौन हुआ है? आदि शंकराचार्य। उसके साथ साथ जो हिंदुइज़्म था उसका रिवाइवल हुआ है, जो सनातन धर्म था, सनातन धर्म, उसका रिवाइवल हुआ था। उनके द्वारा 4 मठ की स्थापना की गई थी, अलग अलग 4 कॉर्नर में भारत के। एक था श्रृंगेरी में, दूसरा पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ, ताकि सनातन धर्म को क्या किया जा सके? प्रोपोगेट किया जा सके। और यही बेसिकली क्या थे? हमारे 4 धाम बने आगे चल के। उनके द्वारा जो है अद्वैत वेदांता, जो कि नॉन डुअलिज्म थ्योरी थी, उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई। नॉन डुअलिज्म थ्योरी है क्या? उन्होंने ये बेसिकली थ्योरी किससे डिराइव की थी? उपनिषद के जो टेक्स्ट हैं उससे ही ये थ्योरी उनके द्वारा डिराइव की गई थी। नॉन डुअलिज्म है बेसिकली क्या? उन्होंने क्या कहा था? जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे का अंश है, मतलब आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ क्या है? इल्यूजन है। और इसी को थ्योरी ऑफ वननेस कहा गया था। कोई अलग नहीं है भगवान, इंसान और भगवान में कोई भेद नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, और उसके अलावा जो भी है वो सब क्या है? माया है, इल्यूजन है। यही अद्वैत वेदांता थ्योरी थी, और यही जो है बेसिकली इसमें लिखा हुआ है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट था। लास्ट आर्टिकल, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।